हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सीखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसे हम बोलते हैं पहला गति का नियम। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? इसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, यानी जड़त्व का नियम। क्या कहता है कि जब भी कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी, या विराम की अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, यानी जब तक कि उस पर बाहरी बल काम ना करे। यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में ही रहेगी, या विराम में है तो विराम में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल उसको डिस्टर्ब ना करे या कि उस पर एक्शन परफॉर्म ना करे। ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या इसे ही हम बोलते हैं जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब लॉ ऑफ इनर्शिया में ये जो इनर्शिया क्या होता है, तो इनर्शिया क्या है? यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसके अवस्था में परिवर्तन किया जाए तो जड़त्व कहलाता है, यानी इनर्शिया कहलाता है। यानी कोई वस्तु पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसके पोजीशन में, उसके अवस्था में हम क्या करते हैं, चेंज कर लाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इनर्शिया। जैसे पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है उसके जड़त्व का मापक होता है। ठीक है, और यहाँ जो है द्रव्यमान इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इनर्शिया, यानी मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। अब इनर्शिया दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट तो है आपका स्थिरता का जड़त्व और दूसरा है आपका गतिशीलता का जड़त्व। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जिसके एग्जांपल है इनर्शिया के एग्जांपल क्या है, जैसे हमारा एक कंबल है। कंबल को अगर हम डंडे से पीटते हैं तो उसमें हम देखते होंगे कि उससे धूल कण जो है वो धीरे धीरे क्या करते हैं, बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे हमारा जो कंबल था वह क्या था, स्टैटिक अवस्था में था, उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स काम किए तो उससे धूल कण बाहर निकलने लगा। यानी इनर्शिया तो यही कहलाता है कि यदि कोई वस्तु पर बल लगाकर उसके अवस्था में परिवर्तन किया जाए तो वो जड़त्व कहलाता है। यानी इसका एग्जांपल ये हो गया कि कंबल से डंडे से मारकर उसके धूल कण को बाहर निकालना। या आप लोग देखते होंगे कि चलती हुई गाड़ी में जो है अचानक ब्रेक लगने पर क्या होता है, व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। इसका रीजन क्या है कि व्यक्ति का जो लोअर पार्ट है जो पैर से है, वो पैर का जो पार्ट है वो गाड़ी से कांटेक्ट में रहता है, यानी वो भी मोशन करते रहता है, लेकिन ऊपर वाला जो बॉडी का अपर पार्ट है वो कांटेक्ट में नहीं रहता, इस कारण वो क्या होता है, आगे झुक जाता है। ठीक है, सेम चीज अगर गाड़ी स्थिर अवस्था में है तो अचानक ब्रेक लगने पर क्या होता है, वह पीछे झुक जाता है व्यक्ति। तो ये सब जो एग्जांपल है वो क्या है, इनर्शिया के एग्जांपल है। नेक्स्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी क्लियरली क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल्स टू ma। यानी अगर हम इसको डिफिनीशन देखें तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा बल की दिशा में होता है। यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, यानी F बराबर ma। हालांकि इसको और ड्राइव किया जाता है के रखकर, लेकिन आप सीधा जान लीजिए कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपका कहता है F इक्वल्स टू ma, जहां F क्या है, फोर्स, m क्या है, मास, और a क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में हम बोलते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो a बराबर क्या होगा, v बाई टी। तो अगर हम इसको रिप्लेस करें यानी F बराबर ma, F बराबर m इंटू a को हम क्या करेंगे, v बाई टी लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, एफ टी इक्वल्स टू एम बी। यहाँ क्या हो जाएगा, F बराबर एम बी अपॉन टी। अब एम बी जो है, एम बी को ही हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। क्लियर है? तो जो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या होता है, F इक्वल्स टू ma, यानी फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा बल की दिशा में होता है। क्लियर है? चलिए, जैसे इसके एग्जाम्पल है कि जब जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि कैच जब आता है तो अपने हाथ को हम पीछे की ओर खींचते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इस पे जो फोर्स है वो कम लगे और हमें टाइम ज्यादा मिले, जिससे हमें क्या होगा, चोट नहीं लगेगा। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के। यहाँ देखिए, जब कोई खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो वह हाथ को पीछे की ओर खींचता है, क्योंकि इससे बल का मान क्या होता है, कम हो जाता है,
और समय जो है हमें ज्यादा मिलता है, जिससे खिलाड़ी को चोट नहीं लगती है। यही जो है न्यूटन के सेकंड लॉ का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, कराटे का खिलाड़ी तेजी से प्रहार कर ईंटों को तोड़ देता है, क्योंकि वह द्रव्यमान और वेग के मान को बढ़ाकर बल के मान को बढ़ा देता है। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ तो आप जानते हैं कि क्या है, एक्शन और रिएक्शन है। यानी एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर क्रिया के रूप में जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर प्रतिक्रिया के रूप में भी उतना ही मान लगाती है। ठीक है। जैसे बंदूक से गोली दागने पर विपरीत दिशा में बल लगता है, जिससे पीछे की ओर धक्का लगता है। ठीक है। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि जैसे हम लोग गोली चलाते हैं तो आदमी क्या होता है, हल्का पीछे हो जाता है। यानी जितना हम आगे फोर्स लगाते हैं वो सेम चीज वो हमें फोर्स कर कर वो पीछे धक्का देती है। यानी जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। जैसे रॉकेट लॉन्च जब होता है तो धुआं जो है जमीन से टकराती है, जो कि क्या होता है, जिससे धूल कर निकलता है, वो क्या करता है, रॉकेट को और ऊपर की ओर भेजने में मदद करता है। यानी रॉकेट प्रक्षेपण के समय धुआं निकलने के बाद जितनी तेजी से वह जमीन से टकराता है, उतनी ही तेजी से वह रॉकेट को ऊपर की ओर भेजता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है संवेग संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये एक्चुअली जो है थर्ड लॉ का ही एक्सटेंशन है। ठीक है। जैसे सेम चीज है, जैसे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, वही चीज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एनर्जी में क्या होता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यहाँ जो है संवेग संरक्षण का जो नियम है, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि इसके लिए कॉलिजन इंपॉर्टेंट है। अगर जब तक कॉलिजन नहीं होगा तब तक ये रूल फॉलो नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर दो बॉडी है, जब दोनों एक दूसरे से टकराएगी तो दोनों पर एक क्या होगा, इक्वल मोमेंटम लगेगा। ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये दोनों बॉडी है, ये एक दूसरे से टकरा रही है, तो दोनों एक दूसरे बॉडी पर सेम अमाउंट ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। यानी कोलिजन के पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम दोनों क्या होगा, सेम होगा। यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी यदि किसी निकाय पर असंतुलित बल कार्य नहीं करता है, तब इस निकाय के कुल संवेग का मान हमेशा संरक्षित रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ये थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज है, नॉर्मली आप इन शॉर्ट में समझिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए कॉलिजन जरूरी है। जब तक कॉलिजन नहीं होगा, यानी टकराव दो वस्तुओं में नहीं होगा, तब तक ये रूल फॉलो नहीं होगा। इसका मतलब ये है इन शॉर्ट कि कॉलिजन के पहले का जो मोमेंटम है, जो संवेग है, वह कॉलिजन के बाद का संवेग के बराबर होगा। ठीक है। बस जैसे गोली दागने के पूर्व और गोली दागने के बाद बंदूक और गोली का कुल संवेग का मान हमेशा बराबर ही रहता है। ठीक है। चलिए और है एक नोट कर मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है, किसी दो वस्तु में परस्पर टक्कर के पूर्व और टक्कर के बाद कुल संवेग का मान शून्य या नियत रहता है, वही कांस्टेंट रहता है। जो पहले होगा वही बाद में होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ फॉर्मूला है जो कि क्या है, गति के इक्वेशन है, जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। फर्स्ट है आपका v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस पे कभी कभी न्यूमेरिकल छोटा सा पूछ लेता है एग्जाम में। जैसे v क्या होता है, बाद का वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, a एक्सेलरेशन है, t आपका क्या है, टाइम है, s है आपका डिस्टेंस यानी दूरी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू क्या है आपका प्रारंभिक वेग है, t आपका टाइम है, हाफ a आपका एक्सेलरेशन है और t आपका टाइम है। थर्ड है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। अब कभी कभी ये भी हम लोग सीख लेते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वह कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है और कब कांस्टेंट रहता है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ ग्राफ में दिखाया है और मैंने आपको बताया है चेंज इन स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मेरा एक ग्राफ है, यहाँ ऊपर क्या है वेलोसिटी और नीचे क्या है आपका टाइम। यानी अगर टाइम बढ़ने के साथ अगर वेग भी बढ़ रहा है, जैसे ये टाइम बढ़ रहा है, ये टाइम बढ़ रहा है, ये वेग बढ़ रहा है, ये टाइम बढ़ रहा है, ये वेग बढ़ रहा है, ये टाइम बढ़ रहा है, ये वेग बढ़ रहा है, तो जैसे टाइम बढ़ने के साथ अगर वेग बढ़ रहा है तो हमारा एक्सेलरेशन जो है, त्वरण जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है। अगर टाइम के साथ जो आपका वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो यानी कांस्टेंट ही होगा। अगर टाइम के साथ
टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी आपका कम हो रहा है, जैसे ये टाइम बढ़ा, वेलोसिटी आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपका निगेटिव। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, टाइम के साथ टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन निगेटिव, टाइम जितना है उतना ही वेलोसिटी है यानी कांस्टेंट है, तो यानी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो। यानी टाइम भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो। अब तीनों को एक ही चीज में दिखा देते हैं, जैसे एक ही ग्राफ में, ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका टाइम है, टाइम के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, तो ये था आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू क्लास।